क्रिप्टो ट्रेडिंग तो कोई भी सीख लेता है, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है ऑनलाइन। जाके बहुत सारे टूल्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे जो है ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जो टैक्सेशन का पार्ट है ना, आप कितना भी सीख लो, ज़रूरत सीए की पड़ती ही है। प्रॉब्लम ये है, बंदा 5-10 हज़ार रुपये की ट्रेडिंग करता है ना, वो घबरा जाता है कि यार मैंने टीडीएस नहीं काटा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट भी ऑब्जर्व करती होंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सॉफ्टवेयर खरीद रखा है सर, हर दुनिया ने सॉफ्टवेयर खरीद रखा है, तो डिपार्टमेंट भी खरीदेगा। बिल्कुल। वो सॉफ्टवेयर में हाईलाइट हो जाएगा कि भैया इस पैन कार्ड पे ट्रांजैक्शन तो रिपोर्ट हुई थी, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं, क्रिप्टो की रिपोर्ट नहीं हुई। तो क्या कैसे क्रिप्टो की जो है भरी जाए, क्रिप्टो की आईटीआर जो भरी जाती है, जो आज की डेट में कोई ट्रेड कर रहा है या उसने कोई प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है या टीडीएस जो है उसका कटा है, तो उसको कैसे टीडीएस या टैक्स का वो सारा कुछ कहाँ वो देख सकता है अपनी आईटीआर के अंदर, और ये जो टैक्स का होता है ये कब तक भरना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता पाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, क्रिप्टो के अंदर, इंडिया के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है और लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना पसंद कर रहे हैं, पैसा भी डाल रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, नुकसान भी कमा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, और क्रिप्टो के टैक्सेशन के बारे में अवेयरनेस तो बहुत ही कम है। लोगों को पता ही नहीं है टैक्सेशन के रूल्स क्या हैं। तो उन सबको डिस्कस करने के लिए मैंने क्रिप्टो की एडवांस नॉलेज जानने के लिए, जिनसे मैंने भी क्रिप्टो की एडवांस नॉलेज ली कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस कैसे मूव करती हैं। ऑब्वियसली टैक्सेशन मैं देखता हूं, लेकिन क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन समझना भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। उन सब के लिए मैंने इनवाइट किया है पंकज तंवर जी को। द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल दोस्तों, क्रिप्टो के बारे में जो नॉलेज देते हैं सर, वो बहुत ही इमेंस है, और कहीं ना कहीं मैंने भी क्रिप्टो की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टर्म्स सर से सीखी हैं। तो दोस्तों स्ट्रेट अवे डिस्कस करते हैं। पंकज जी, ये हो क्या रहा है? 1 किलो सोना और 1 बिटकॉइन ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस। देखो, अगर 1 किलो सोना और 1 किलो अगर मैं बात करता हूँ 1 बिटकॉइन की, हाँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, ये ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ है। आज आपको लग रहा है एक हाइप बन रही है, बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। इसको भी 15 साल लग गए हैं। 10-15 साल के अंदर हमने ये ग्रोथ देखी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। अगर आम आदमी के नज़रिए से देखें कि यहाँ पे 1-2 रुपए का अगर बिटकॉइन होता था, जब हम बात करते हैं पहली बार ये ट्रेड हुआ था या किसी ने इससे पिज़्ज़ा खरीदा था, ठीक है, तो आज अगर देखते हैं तो लगता है पता नहीं क्या हो चुका है। तो हर किसी के, वो कहते हैं ना, एकदम से सोचता है, हक्का बक्का रह जाता है कि यार $1,00,000। अभी अगर 3-4 साल पहले बात करते हैं तो ये, या भी जब बिटकॉइन अभी अपना बॉटम बनाया था $15,000 की बात करते हैं तो 12-13 लाख था। ये 2-3 साल के अंदर आज की डेट में 1 करोड़ रुपए को छूने को तैयार है। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर गोल्ड से कंपेयर करते हैं तो इसकी जर्नी बहुत फास्ट रही है। लेकिन समझना पड़ेगा कि जैसे हम गोल्ड को एक प्रेशियस मेटल मानते हैं, अल्टीमेटली आप कहोगे, अगर आप एवोल्यूशन ऑफ मनी को पढ़ोगे तो गोल्ड का कैसे इवॉल्व हुआ, उससे पहले कॉपर का क्या सिस्टम था, पहले पत्थरों से भी लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद में करेंसी आई, पेपर मनी आई, फिर कार्ड्स आए, अब सब कुछ जो है डिजिटलाइज हो गया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसने जो फास्ट ग्रोथ दिखाई है और ग्लोबली जो इसने कैप्चर किया है सब कुछ, तो वो इनक्रेडिबल है। तो सर 110 मिलियन अकाउंट्स इस टाइम गूगल पे मैं स्टडी कर रहा था, 110 मिलियन अकाउंट है, बट आईटीआर तो इतनी नहीं भरी जा रही है। क्या चक्कर है? लोगों को अवेयरनेस कम है, क्या है? देखो, ऐसा होता है कि क्रिप्टो करेंसी पे सबसे पहले तो इंडिया में रेगुलेशंस नहीं है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो रेगुलेशंस आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर रेगुलेशंस नहीं है तो आप टैक्स देने से बच जाओगे। टैक्स एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन रेगुलेशंस जब होते हैं तो फिर बंदा सारी चीज़ें उस हिसाब से देखता है, उस हिसाब से करता है। आज की डेट में जो टैक्स लगता है,
आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की ITR भरी भी होंगी। हाँ। तो 1% इसके ऊपर TDS कटता है जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो क्रिप्टो के अंदर। हाँ, मैं बताता हूँ ठीक है, थोड़ा सा अच्छे वो से थोड़ा मैं सा बताता आप हूँ। बता पाओगे, और मैं 30% बताता टैक्स हूँ। लगता है। रुकिए, थोड़ा सा मैं आप बताता हूँ। देखिए सीधा रूल क्या है, सरकार क्या, ये तो इवेंचुअली रूल है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। आपने कितने में कोई सामान खरीदा, अगर मैं ये कप भी खरीद रहा हूँ, कप मैंने 100 रुपये का खरीदा, 200 रुपये का बेचा, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, सेल्स माइनस परचेज। अब गवर्नमेंट ये कहती है भैया जो प्रॉफिट हुआ उस पर 30% फ्लैट टैक्स देना है अपने को। आपने जो कमाया उस पर फ्लैट 30% टैक्स देना है। अब सरकार को डर लगा कि यार हम दोनों के बीच में ट्रेडिंग तो हुई, मैंने भी प्रॉफिट कमाया, मान लो आपने भी प्रॉफिट कमाया, आपने भी किसी और को आगे बेच दिया, लेकिन हम दोनों अपनी ITR में शो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सरकार एक और नई चीज स्टार्ट करती है, TDS, कि भैया जो भी बंदा परचेज कर रहा है, ये बात ध्यान से नोट करने वाली बात है कि जो भी बंदा परचेज कर रहा है उसको 1% TDS काटना है सेलर का। अब सेलर कौन है? देखिए अगर आप इंडियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक्सचेंज की लायबिलिटी बन जाती है कि भैया एक्सचेंज ने 1% TDS काटना है, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज पे चले जाते हैं या हम किसी और वॉलेट में चले जाते हैं जिसपे इंडियन एक्सचेंजेस के रूल नहीं लगते, वो फॉलो नहीं करते, वहां पे TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजर की हो जाती है। जो भी बंदा सामान खरीद रहा है, जो भी कॉइन खरीद रहा है, हमें 1% TDS काटना मैंडेटरी है। अगर नहीं काटते हैं तो क्या, राइट, ठीक है जी। तो अगर हम नहीं काटते हैं तो सरकार गोइंग फॉरवर्ड आपकी परचेज कॉस्ट ही 0 मान लेगी। ओके, तो यानी कि सेल माइनस परचेज नहीं, तो सेल इज इक्वल टू पे नहीं, प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट अगर आप वो प्रॉफिट नहीं होता है, वो पूरी की पूरी जो वैल्यू है आपका प्रॉफिट फिर कंसीडर नहीं होता है। Yes. जो पूरी वैल्यू है उसी पे आपको 30% सीधा देना है टैक्स। टैक्स देना मांग सकते हैं, या अगर आप कहते हो मैं TDS काटना चाहता हूं तो TDS का नोटिस जॉइंट कमिश्नर जी दे सकते हैं। जॉइंट कमिश्नर एक डिसेंट सी पोस्ट मैं कहूँगा, बहुत हाई लेवल पोस्ट कहूँगा। जॉइंट कमिश्नर अथॉरिटी एक बहुत हाई लेवल अथॉरिटी है TDS के नोटिस इशू करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है, बंदा 5-10 हज़ार रुपये की ट्रेडिंग करता है ना, वो घबरा जाता है कि यार मैंने TDS नहीं काटा। तो देखो इतनी बहुत ट्रेडिंग के लिए सरकार कुछ नहीं कहेगी कभी भी। मैं यही बात समझाता हूँ, लोगों में डर बहुत है। हमारे यहाँ 2 तरीके के लोग हैं, या तो वो 100 करोड़ की ट्रेडिंग कर देंगे वो भी नहीं डरेंगे, या 10,000 वाला भी डर जाएगा। बीच वाले बंदों को कुछ डर ही नहीं है। 100 करोड़ वाला बंदा खुश है कि मैं को कोई डर नहीं है। जबकि आइडियली अगर आप इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आइडियली आपको TDS की कंप्लायंस करनी चाहिए, या आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करो। अब यहाँ पे एक और पंगा है सर, इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग तो ठीक है, ये प्रॉफिट्स ऑफसेट नहीं होते। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्वेरीज आती हैं, मेरे ख्याल से आपकी भी बहुत सारी क्वेरीज आई थी स्टार्टिंग में, ऑफसेट का क्या रूल है। सर ऑफसेट का रूल ये है, एक ट्रांजैक्शन को एक बार आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है, पर ट्रांजैक्शन दिखाना है। जैसे ही आपने बताया कि मैंने 5 कॉइन खरीदे, मान लो 100 रुपये के, 500 रुपये के कॉइन खरीदे, मान लेते हैं मैंने 2 कॉइन 300 रुपये के बेच दिए, तो 2 कॉइन का 100 रुपये पर कॉइन का मेरा कॉस्ट था। 200 रुपये के 2 कॉइन खरीदे थे, 300 रुपये के 2 कॉइन बेच दिए, 100 रुपये का कॉइन का प्रॉफिट आया। 100 रुपये के कॉइन के ऊपर आपको टैक्स देना है। अगली ट्रांजैक्शन मैंने उन्हीं 5 कॉइन में से करी, लेकिन वो लॉस में करी, तो उस लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई सेट ऑफ नहीं है। गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया आपने अगर एक ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कमा लिया, हमें उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर 30% टैक्स चाहिए। अब यहाँ पे एक और बवाल, सर सेम कॉइन में हम अगर प्रॉफिट कमाए और सेम कॉइन में अगर हम लॉस कमाए तो क्या वो ऑफसेट हो जाएंगे? तो यहाँ पे भी आंसर आता है नहीं होंगे भाई, नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट हर ट्रांजैक्शन को लेके चल रही है, तो या तो भैया प्रॉफिट के टाइम पे ही टैक्स दे देते। सर अब यहाँ पे एक और क्वेरी आती है, वजीर एक्स के बारे में हम बात करते हैं। सर वजीर एक्स एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था इंडिया का, जो कि फ्रॉड हो गया। अब बहुत सारे लोगों के वहाँ पे पैसे अटक गए। वेरी ट्रू। और अब टैक्स कहाँ से भरे, पैसा नहीं है, ट्रांजैक्शंस भी नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ट्रांजैक्शंस कैसे निकालें, और वो शायद ब्लॉक पड़ा। क्या वो निकल पाएगा सर पैसा कभी, लगता है? देखो उसके लिए क्या चल रहा है, लीगैलिटी के अंदर है, और रिसेंटली अभी जो इंडिया में तो वो सारी चीज़ें है भी नहीं, वो सिंगापुर के अंदर दिखाते हैं। और सिंगापुर से भी अभी जो रिसेंट अपडेट निकल के आ रही है, उन्होंने कंपनी का नाम चेंज करके और पनामा के अंदर, जहाँ पे थोड़ा सा ये सारी चीज़ों के रूल रेगुलेशंस ईज है, कोई भी कंपनी बना लेता है, तो वहाँ वो शिफ्ट कर दिया है। तो ये और चैलेंजिंग हो गया है। तो इसके ऊपर जो स्टोरी डेवलप होगी हम तो अपडेट करते ही रहेंगे, लेकिन ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट समझने की है
कि हैक देखो वजीरेक्स जो इस दिक्कत में क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे उसका आधा जो क्रिप्टो करेंसी वो होल्ड करता था उसको हैक कर लिया हैकर्स ने। अब आधी उनके पास में क्रिप्टो करेंसी बची, आधी हैक हो गई। तो अब मैंने आपको अगर 100 रुपये डिपॉजिट किए हुए हैं तो मैं तो 100 रुपये मांगूंगा ना। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा है, वो 50 रुपए के लिए भी लोग अब फाइट कर रहे हैं लीगल, उसके अंदर सारी चीजें तो 50 रुपए तो रिलीज कर देते रिलीज कर देते हैं वो भी, लेकिन उसका भी तो एक लीगल मैटर होता है ना, लीगली तरीके से जाता है, कंपनी लिक्विडेट होती है या नहीं होती है, जो लीगल प्रोसेस होते हैं वो आपको पता ही है लीगल बहुत यहाँ लंबा पर, चलता और वो लंबा खींचता है। तो यहाँ पे ऐसे लोग स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो शुरुआत में आपने बात करी थी कि 8 से 10 करोड़ यूजर्स है इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेके, लेकिन टैक्स का जो डाटा है वो अभी है भी नहीं, क्योंकि 1-2 साल ही हुए हैं। तो वो डाटा निकल के आएगा कि कितने लोगों ने 1-2 साल में जो है टैक्स भरा नहीं भरा। लेकिन हाँ, मुझे जो लगता है कि ये आज भी बहुत कम होगा, बहुत कम। लेकिन अच्छी बात क्या है, जब से इंडियन एक्सचेंजेस या FIU कंप्लाइंट इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी हैं जिन्होंने TDS काटना शुरू किया है, अब वो रिकॉर्ड में तो आने लगा, रिकॉर्ड में आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड में आएगा तो उससे एक आइडिया तो लग जाता है कि यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग करी है और उनकी लायबिलिटी टैक्स की बनती होगी। प्रॉफिट होगा तो वो टैक्स देंगे, अगर आपका लॉस हुआ होगा तो कम से कम उनको वहाँ बताना पड़ेगा, या ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर उनका TDS वापस निकलता होगा तो वो वापस ले सकेंगे। तो अभी इस चीज़ की बात करें कि कितना डाटा है, कितना लोग टैक्स दे रहे हैं, मेरे हिसाब से आज भी बहुत कम लोग टैक्स दे रहे हैं, और उनको यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, आपका भी योगदान होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी इतना अच्छा कर रही है और पीछे आप कहो कि यहाँ से $1 बिलियन की कंपनी CoinDCX जैसी भी एक्सचेंज निकल के आया, पॉलीगॉन जैसी चीज़ें भी निकल के आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भी तो थोड़ा योगदान देना चाहिए ना। बिल्कुल। तो क्रिप्टो के अंदर अगर आप कमा रहे हो, अगर आपने 100 रुपये का प्रॉफिट किया है, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस चीज़ के लिए भी। 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे होती है एक शॉर्ट टर्म में लोग ट्रेड करते हैं। अब शॉर्ट टर्म में कोई 2-10 ट्रेड रोज के ले रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, 10 ट्रेड अगर कोई डेली का ले रहा है तो उसका 1% अगर TDS कटने लगा तो घूम फिर के 1 महीने बाद उसका पोर्टफोलियो कितना बचेगा? बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैलेंज है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो 1% अगर आपका TDS कट गया और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो देर सवेर में आप 30% टैक्स भी अफोर्ड कर पाओगे। लेकिन मुश्किल क्या होती है लोगों के साथ में कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड करते हैं, फिर वो सेट ऑफ के अंदर फंसते हैं। प्रॉफिट पे उनको लगता है कि यार हमने प्रॉफिट किया है लेकिन इतनी ट्रांजैक्शन पे हमारा लॉस हुआ है, तो उसको कैसे एडजस्ट करें। तो ये बहुत चैलेंज है, और जब ये रेगुलेशंस आएंगे और थोड़ा ईज आउट अगर क्रिप्टो जो है, उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं जैसे ग्लोबल सिनारियो बन रहा है तो हमारी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं टैक्सेशन को थोड़ा सा और ईज आउट करेगी, तो यहाँ पे और लोग बढ़ चढ़ के क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन पर्सनली अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है तो उसको अपना प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिप्टो की फाइलिंग करनी चाहिए। यहाँ पर अभी रिसेंटली अपडेट निकल के आई है, क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ना, लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनका ट्रांजैक्शन चढ़ गया उनके ITR के अंदर, वो आप ज़्यादा बेटर बता पाओगे। और मैंने अभी आपके साथ में एक फॉलोअर था, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने आपके साथ में भी शेयर किया था। तो उनको वो आया, मैसेज आया कि भैया आपने यहाँ पे शायद आप भूल गए हो या आपने नहीं रिपोर्ट करना भूल गए हो, तो आप अपना TDS, क्योंकि उनका TDS के एंट्री की वजह से तो ट्रांजैक्शन चढ़ गई, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है उनको टैक्स देना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे? मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ही आपने किसी भी इंडियन एक्सचेंज से ट्रेडिंग करी या P2P से ट्रेडिंग करी और सामने वाले ने आपका TDS काट दिया, तो होगा क्या, वो 26AS एक स्टेटमेंट होती है इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर, वहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। साथ में AIS TIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी वहाँ पे भी रिपोर्ट हो जाएगा। अगर आपने क्रिप्टो के रिस्पेक्टिव कॉलम में ITR के डिटेल्स फीड नहीं की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सॉफ्टवेयर खरीद रखा है।
सर हर दुनिया ने सॉफ्टवेयर खरीद रखा है तो डिपार्टमेंट भी खरीदेगा। बिल्कुल। वो सॉफ्टवेयर में हाईलाइट हो जाएगा कि भैया इस पैन कार्ड पे ट्रांजैक्शन तो रिपोर्ट हुई थी, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं क्रिप्टो की रिपोर्ट नहीं हुई। तो वो एक फ्लैग मारेगा और मैसेज फ्लोट कर देगा बंदे को, एक ईमेल डाल देगा और वो कंटिन्यूसली डालता ही रहेगा। अगर एक पर्टिकुलर डेट तक अगर आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, फिर डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट कर सकता है। और चीज़ें अगर पहले ही दे दिया जाए 30% टैक्स तो बहुत बेटर है, ईजी। अगर गोइंग फॉरवर्ड डिपार्टमेंट ने पकड़ा, देखो एक बात समझो, अगर किसी ने खुद बता के टैक्स दे दिया तो 30% है, जब चोर समझ लिया और पकड़ा गया तो 75% टैक्स है। तो यही बात है ना। तो लोगों को ये भी समझना है कि अगर आप कमा रहे हो, और ऐसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखोगे और सही तरीके से अगर लोग ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत राहुल जी एक और भी है ना, कि आज लगता है हमें 30% टैक्स है या इतना मुश्किल कैसे है और रेगुलेशंस अभी तक क्यों नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट चाहती नहीं होगी, या ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं होगा कि यार जब से दुनिया की चीज़, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ यूएसए के अंदर कितना कुछ हो रहा है, बिटकॉइन ईटीएफ तक आ रहे हैं, ब्लैक रॉक जिसको हम कहते हैं कि यार अगर वो चाहे तो बड़ी बड़ी कंपनी सुबह शाम बेच सकता है, खरीद सकता है, तो उनके ईटीएफ आ रहे हैं और वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ईटीएफ में से एक है आज की डेट के अंदर। क्या बात है। अगर आप देखते हो, या बेस्ट अगर आप ओवरऑल भी देखते हो, अगर इनफ्लो वाइज भी देखते हो, तो इट इज़ वेरी ह्यूज। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट भी ऑब्जर्व करती होंगी, उनके जो ऑथराइज पर्सन होंगे वो सारी चीज़ें देखते हैं, वो वर्किंग भी करते हैं। सुनने में भी आता है, जैसे मैं कई लोगों से बात करता हूँ जो क्रिप्टो के अंदर हैं या जिनकी जो कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के साथ अप्रोच करने की, एक्सचेंजेस की, तो ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, वर्किंग नहीं कर रही है, लेकिन जो मुद्दा है, जो बात आपको और हमें या एक आम यूज़र को समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ठगी का शिकार भी हुए हैं, बहुत सारे स्कैम भी निकल के आए हैं। और आज से नहीं, आज तो फिर भी लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लेकिन आज से 5-6 साल पहले देखते हैं, 2016, 17, 18 की बात करते हैं, तब क्या हो रहा था, हर नुक्कड़ पे कोई एक कॉइन निकल के आ रहा था, कोई MLM स्कीम चला रहा था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के नाम से, और लोग ठगे हुए महसूस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ा इन चीज़ों को लेके, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। ऊपर से यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस पे ज़्यादातर लोग ट्रेड कर नहीं रहे थे। वो कहाँ ट्रेड कर रहे थे, वो ग्लोबल एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे थे। वो बात अलग है कि वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी होती है, ज़्यादा कॉइन होते हैं ट्रेड करने के लिए, लोग बेटर वहाँ पे सही तरीके से चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं आ सकता ना, नहीं आ रहा था ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा FIU के थ्रू थोड़ा सा पेच कसने की कोशिश करी कि भैया आप यहाँ पर आओ, और कई जो है एक्सचेंजेस के URL भी ब्लॉक कर दिए थे। जो यहाँ पे आके रजिस्टर किया, अब उनके URL खुल गए हैं, और कई जो एक्सचेंजेस हैं अब वो TDS भी काटना शुरू कर दिए हैं। क्या सबसे बड़ा एक्सचेंज काट रहा है? गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसी वजह से, जो मैं बता रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़, और आज भी। और वजीरेक्स, अब आप बताओ, वजीरेक्स तो यार इंडिया में रजिस्टर्ड था, बिल्कुल। उसके बाद यह इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन अपने आप को इंडियन एक्सचेंज बताता था, सिंगापुर में रजिस्टर्ड था प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे जब बैंक के थ्रू फैसिलिटेट कर रहा था तो यहाँ पे भी कोई ना कोई आइडेंटिटी तो रही होगी ना। बिल्कुल। इंडियन यूजर्स को सर्व कर रहा था तो कोई आइडेंटिटी तो रही होगी ना। अब यहाँ पे जब ऐसी चीज़ें होती हैं, उनका हैक हो गया है, और फिर उसके बाद आज की डेट में लोग परेशान हो रहे हैं, और 2-4 लोग नहीं है, करोड़ों के अंदर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अब गवर्नमेंट को कदम फूंक फूंक के तो रखना पड़ेगा ना। हम अपनी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकते, हम इनको बोल सकते हैं रेगुलेशंस आए, ताकि कहीं ना कहीं कोई तो लायबल हो। बिल्कुल। अब राहुल जी, ये तो था जो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिप्टो के अंदर क्या हो रहा है, अवेयरनेस होनी चाहिए, कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें सुधारने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर वही बात निकल के आती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग तो कोई भी सीख लेता है। अगर क्रिप्टो बिटकॉइन की ट्रेडिंग, बिटकॉइन क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है ऑनलाइन, जाके बहुत सारे टूल्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे जो है ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जो टैक्सेशन का पार्ट है ना, आप कितना भी सीख लो, ज़रूरत सीए की पड़ती ही है, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं हम खुद भर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नई चीज़ है,
ठीक है ना, क्रिप्टो टैक्सेशन के कॉलम्स नए आए हैं, तो उसमें आपकी मदद के बिना शायद हम मुश्किल होता है, या सीए की मदद के बिना मुश्किल होता है। तो क्या कैसे क्रिप्टो की जो है भरी जाए, क्रिप्टो की आईटीआर जो भरी जाती है, जो आज की डेट में कोई ट्रेड कर रहा है या उसने कोई प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है या टीडीएस जो है उसका कटा है, तो उसको कैसे टीडीएस या टैक्स कहाँ, वो सारा कुछ कहाँ वो देख सकता है अपनी आईटीआर के अंदर, और ये जो टैक्स का होता है ये कब तक भरना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता पाएं। देखिए, मैंने टैक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। प्रॉफिट पे 30% टैक्स देना है, सेल्स माइनस परचेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, और एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन नीड टू बी रिपोर्टेड। अगर आपने कॉइन को चेंज भी किया है, आपने बीटीसी से इथेरियम में चेंज किया है, स्वैप भी किया है, तो भी आपका एक कॉइन आउट हुआ है, एक कॉइन इन हुआ है, तो एक कॉइन सेल हुआ है, एक कॉइन परचेज हुआ है, उसकी सेलिंग प्राइस, इसका परचेज प्राइस बनेगा, वो सब कैलकुलेट करना होगा। इट्स नॉट ईजी, ये इजी नहीं है। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की सलाह डेफिनेटली चाहिएगी आईटीआर भरने के लिए। एक नॉर्मल अकाउंटेंट लेवल का बंदा इसमें नहीं कर पाएगा आपकी हेल्प। तो एक मेरी रिक्वेस्ट सभी से रहेगी कि एक अच्छे कंसल्टेंट से अपनी आईटीआर ज़रूर डिस्कस करना, क्योंकि क्या होगा, अगर नोटिस आएगा ना बाद में, तो आपके लिए दिक्कत ज़्यादा है। आज आपको 30% चुभ रहा है, कल आपको 75% क्या खुशी खुशी दोगे आप, वो ज़्यादा चुभेगा ना। तो इससे बढ़िया ये है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या है, कंसल्टेंट्स मिसगाइड भी कर रहे हैं सर। वो क्या है कि सर आपकी पूरी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो की हुई है, मान लो 40 लाख रुपए की, सर आपको 44 एडी में 8% प्रॉफिट दिखा के फाइल कर दो, तो भैया नोटिस ना विद इन 15 मिनट्स आ जाएगा, चेक कर लेना। आज के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतने तगड़े सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं कि 143 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस ऑलमोस्ट सेम टाइम आ जाता है। फाइल करते ही साथ आपने आधार और ओटीपी से वेरीफाई किया, 15 मिनट में नोटिस आपकी ईमेल पे। क्योंकि अगर आज की टेक्नोलॉजी तेज है तो सरकार भी हमारी तेज है। तो लोगों को ये बात समझनी होगी कि मुझे एक अच्छे कंसल्टेंट से काम करवाना है, और अच्छे कंसल्टेंट से मुझे ये डिस्कस करना है कि भैया तूने क्रिप्टो के हेड में मेरी इनकम डाली है ना, वो किसी भी हेड में इनकम डाल रहा है, अदर सोर्स में डाल रहा है या इधर उधर बिजनेस इनकम में डाल रहा है, सर नहीं करना। क्रिप्टो का एक बकायदा हेड बना हुआ है, सरकार ने पूरा डिस्क्लोज किया हुआ है कि वीडीए का एक प्रॉपर शेड्यूल है, शेड्यूल वीडीए। वो पिछले साल से हर साल से बजट 2022 में आया था, तो 31 मार्च 2023 की पहली रिटर्न शेड्यूल वीडीए में ही डली थी। और शेड्यूल वीडीए के अंदर आपको प्रॉपर सेल, परचेज, प्रॉफिट हर एक ट्रांजैक्शन का डालना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठी डाल रहे हैं, पूरे साल की 40 लाख सेलिंग, 38 लाख परचेजिंग, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो सिंगल ट्रांजैक्शन को कैसे प्रॉफिट पकड़ेगी सरकार? ऐसे बंदों को नोटिस आ रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, और अब वो हो रहे हैं परेशान क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने ठीक से रिटर्न नहीं भरी। मेरा एक मानना है सर, चैन की नींद बहुत जरूरी है। आप क्या कर रहे हो, आप आज टैक्स की चोरी करके अपनी आगे की नींद भी खराब कर रहे हो। और आप एक तरफ तो कहते हो हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, आप इंडिया के जवान के साथ हो, आप अपने देश से प्यार करते हो। बचपन में क्या कहते थे, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वेरी ट्रू। और आज आप क्या कर रहे हो, जरा सा अपना प्रॉफिट बचाने के लिए, जरा सा टैक्स कम देने के लिए आप कहते हो कि नहीं मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं टैक्स चोरी कर लूंगा, चाहे मेरी अगले आने वाले 10 साल तक नींद हराम हो जाए, लेकिन मैं टैक्स की चोरी कर लूंगा। जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है सर। और एक और बात समझिए सर, आज आपने लाख रुपए का टैक्स अपना बचा लिया एक बार के लिए, समझो, अरे 10 साल तक जो आप कमाओगे उसमें भी तो आप टेंशन पाल लोगे अपने लिए, और आपका दिमाग पूरे टाइम वही चलता रहेगा यार। सर मैं एक सीए होके मुझे पता है मेरे को क्या कमेंट पड़ते हैं जब मैं टैक्स बताता हूँ। मेरे पास जितने बंदे आते हैं उसमें से 50% मुझे छोड़ के चले जाते हैं, आईटीआर नहीं भरवाते मुझसे, क्योंकि मैं उनको पता है क्या बोलता हूँ, भाई पूरा टैक्स जमा कराना है। वेरी ट्रू। आधा उधा टैक्स नहीं होता सर, मेरे पास तो इतना ही पैसा है। मैंने कहा भाई एक काम कर, फिर थोड़ा सा लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड दे दे। जब कमाया भी तो जब कमाया भी तो है ना, ये रिकॉर्ड बता रहा है तेरा कि तूने कमाया। कहाँ गया कमाया हुआ कहाँ गया? सर आप यकीन मानोगे, मेरे पास जिनकी मैंने आईटीआर भरी थी, 10 आईटीआर में से 10 बंदों का इनकम टैक्स का केस लगता है, एंड 9 केसेस हैव बीन क्वांटिफाइड एज नील एडिशन। उनके केस में कोई एडिशन नहीं बनी क्योंकि उन्होंने पूरा टैक्स जमा करवाया हुआ था। एक केस बचा है जिसके अंदर उसने मुझे एक बैंक की स्टेटमेंट ही नहीं दी थी, मेरे पास डाटा ही नहीं था, और सर मैंने उसका डिस्क्लोज करके टैक्स जमा करवाया था अपील में ऑफिसर से कि सर ये हमारा रह गया, इतना मेरा टैक्स बनता है, और वो उतना ही क्वांटिफाई हो गया, और वो ही एग्रीड टू इट कि ठीक है मैं जमा भी करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो राहुल जी, इन शॉर्ट, अगर शांति से रहना है, और अगर आप क्रिप्टो में भी हो या किसी चीज में भी कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपका टैक्स बनता है तो देना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो मैं
कई लोगों को ऐसे भी जानता हूं जिनका जीरो टैक्स जा रहा है, फिर भी वो टैक्स वो फाइल कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो ये बढ़ो। अच्छी बात है। हाँ देखिए, कुछ राहुल लोगों जी, का, एक डाटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं हाँ। कि आज भी ऑलमोस्ट हम 150 करोड़ लोग कहते हैं, हाँ ओवरऑल कितने करोड़ लोग टैक्स भरते हैं? आज भी ये मैंने तो, सुना है कि 4-5 करोड़ ही लोग हाँ टैक्स भरते हाँ हैं। इतना ही होगा, इससे भी कम ही होगा शायद से। और उसमें से भी नील फाइलर्स कितने हैं वो तो अलग करो। और मेरे ख्याल से नील फाइलर्स उसमें से आधे ही आधे से ज्यादा तो नील फाइलर है जिनके और भी जीरो ज्यादा टैक्स है, जाता होगा। 50 से भी ऊपर है वो परसेंटेज, आप चेक कीजिएगा। तो ये चीजें हैं, तो सर ऐसा मोदी जी जब आए थे ना 2016 में, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि सिर्फ 24 लाख बंदे हैं जो 10 लाख से ऊपर आईटीआर भरते हैं। लो 2016 का डाटा है, आज बढ़ गया है। आज तो क्योंकि बहुत बढ़ गया होगा। आज तो बढ़ गया है। उसका रीजन ये है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्लैब्स बहुत बढ़ाए हैं, बहुत सही कर दिए हैं। बहुत सही टैक्सेशन जब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ना, हाँ। तो मुझे भी फील होता है कि लोगों को लगता है पता नहीं ये हो रहा है, ये उलझन है, लेकिन बहुत सारी चीजें सही हुई हैं टैक्सेशन को लेकर। एंड सेकेंडली डिजिटल मोड पे गवर्नमेंट आपको ले आई है। यस, आपको कैशलेस इकोनॉमी से डिजिटल मोड पे ले आई। हम यूएस की क्यों तारीफ करते हैं कि यूएस बहुत अच्छा है? सर वो कैशलेस इकोनॉमी है। अब जब तारीफ कर रहे हैं और अगर हम उसी श्रेणी में जाना चाह रहे हैं, तो फिर यार थोड़ा सा तो आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना यार। राइट। तो ये चीजें समझने की हैं, और इन चीजों को टाइम लगता है समझने टाइम में, लगता ठीक है ना? सर, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। वही चीज है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मैं ऐसे ही खुश था। लेकिन आज की डेट में, आज से मैं 10 साल पहले ही बात करता हूँ राहुल भाई, कि जब मैं समझता था ये यूपीआई ट्रांजैक्शन कौन करेगा, हालांकि हम सब तो तब भी करते थे, नेट बैंकिंग यूज करते थे, लेकिन आज की डेट में क्या आपको कैश की जरूरत है? पर्सनली बताऊं, मैं तो कई बार नहीं है। बाहर जाता हूं तो मेरे जेब में कैश ही नहीं होता, नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक फोन है जिसके अंदर यूपीआई ऐप है। बताओ कहाँ ट्रांजैक्शन करनी है। और अच्छी बात क्या है, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि अगर आपके नुक्कड़ पे अगर कोई रेडी लगा के सब्जी भी बेच रहा है और उसके पास क्यूआर कोड है, तो अल्टीमेटली वो इस मुहिम से जुड़ गया है। जो डिजिटलाइजेशन का बोलते हैं उसका पार्ट बन गया है। तो ये अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अच्छे जो ओवरऑल है, जो बात बैक ऑन ट्रैक, हमें क्रिप्टो करेंसी एक टूल की तरह लेना है। जैसे हम एफडी को लेते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं, या जैसे हम गोल्ड को एक एसेट की तरह देखते हैं, तो हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को भी एक एसेट की तरह ही देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? 2 दिक्कत है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो जो क्रिप्टो करेंसी वाले हैं वो पूरा का पूरा क्रिप्टो के अंदर है। अच्छा, उनको नहीं पता, वो एफडी में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो म्यूचुअल फंड में नहीं है। जो मेरे पास डाटा निकल के आता है और जो कई लोगों से मेरी बात होती है, तो ये तो एक ब्लंडर मिस्टेक है ना। अगर मान लो, जैसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी कोई नई चीज़ है, ठीक है, बिटकॉइन मैं आपको बता रहा हूँ 2021 के अंदर $69,000 से $15,000 पे आ गया था। ये तो मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। लेकिन बड़े बड़ी क्रिप्टो करेंसीज या कई कॉइन्स तो गायब ही हो गए। ठीक है, जो कॉइन्स आते हैं, इसीलिए जो हमें गलतियां क्या है वो मैं समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बड़े कॉइन्स में भी बिटकॉइन एक टूल की तरह ले सकते हो। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर कई कॉइन्स आते हैं जाते हैं, उनकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट बदनाम हो जाती है। अगर आप बड़े अच्छे या यूज्ड केस जिनकी टीम अच्छी है उन पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी कुछ कमाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किसी के कहने पे या किसी ने बोल दिया, हमारे यहाँ यही तो होता है ना, वो एड्रेनलिन बढ़ना शुरू हो जाता है जब दूसरों को कमाते देखते हैं, तो लगता है मैं क्यों नहीं कमा सकता। और अगर मान लो गलती से कुछ प्रॉफिट हो जाता है, फिर तो लगता है कि भैया ये तो ऑल इन, जैसे करते ना गैम्बलिंग के अंदर। तो इसी वजह से गैम्बलिंग वाला टैक्स लग रहा है हम पे। हाँ, क्योंकि हम ये सारी चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक टूल की तरह लिया जाए। अगर पोर्टफोलियो का एक फाइनेंशियल अगर प्लानर कोई होगा या कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, कभी एडवाइस नहीं करेगा कि आप 100% एफडी में रखो, कभी एडवाइस नहीं करेगा आप 100% म्यूचुअल फंड में रखो। तो कैसे कोई क्रिप्टो के अंदर 100% रख सकता है, जो कि बहुत ही वोलेटाइल एसेट है आज की डेट के अंदर। बिल्कुल। तो इसीलिए यूजुअली हम भी कहते हैं 5-10% का अगर एक्सपोजर है तो देर सवेर में अगर मान लो उसके अंदर कुछ हो भी गया ना, तो भी आपकी ज़्यादा सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उल्टा हो रहा है। क्रिप्टो वाले तो यहाँ पे यही कर रहे हैं कि भैया 100% इसके अंदर है, और जब जो मार्केट उथल पुथल होती है
तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और दिल का जो घंटा घर बनता है, और फिर आपको पता ही है क्या चलता है। अरे सर, मेरे पास आधा आधा घंटे की कॉल्स आती हैं लोगों की कि सर मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई, मैंने अपने पापा के नाम पे ट्रेडिंग कर दी है, पापा को बताना पड़ेगा, पापा के सीए का कॉल आ गया है कि भैया आपने क्या ट्रांजेक्शन्स किया, मुझे डिटेल दो। तो मैंने कहा भाई घबराने की जरूरत नहीं है, अब कर दिया, अब ITR में दिखाओ ना यार, यस, आपने प्रॉफिट कमाया, टैक्स दो। गलत क्या है इसमें? गलत क्या है इसमें? तो बस तो लोगों को डर ये लगता है कि सर हम फंस जाएंगे, हमारे ऊपर ट्रेडिंग रिपोर्ट करना गलत नहीं है, हाँ। ट्रेडिंग डिस्क्लोज ना करना गलत है। यस, ठीक है ना, ये बात क्रिप्टो हमें समझनी ट्रेडिंग होगी। इज नॉट रॉन्ग। अब यहाँ पे ये चीज़ है जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सही तरीके से मैनेज करके चलोगे तो ये भी एक अच्छा टूल हो सकता है। क्योंकि अगर ग्लोबली देखते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं, USA के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, USA के वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वहाँ पे बिटकॉइन ETF को लेके इतनी हाइप है, बड़े बड़े बैंक्स जो होते हैं वो यहाँ पे इसको फैसिलिटेट करने की बात करते हैं। कई जो कंट्रीज़ के एक्सचेंजेस प्लान कर रहे हैं कि यार बिटकॉइन की ट्रेडिंग यहाँ पे अपने एक्सचेंज पे लॉन्च करें। कैसा हो अगर जो NSE अगर BSE के अंदर बिटकॉइन की ट्रेडिंग होने लगे, इमेजिन। लेकिन उसके लिए हमें रेगुलेशंस चाहिए, एक गवर्निंग अथॉरिटी चाहिए जो इन सारी चीज़ों को संभाल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, इस पे बहुत काम करना है, और आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, जो मुझे पता चलता है, और जो आई एम श्योर हो ही नहीं सकता कि इन चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट वर्क ना कर रही हो, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो दोस्तों जानकार बनिए, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया टैक्सेशन में भी दिखाना जरूरी है, नहीं तो नोटिस आएगा और जितना कमाया क्रिप्टो से है और सैलरी से है या कहीं और किसी भी सेंस में अगर आपने पैसा कमाया है वो सारा वाइप आउट हो जाएगा। एक छोटी सी क्वेरी और मेरे पास मल्टीपल बार आती है कि सर हमने तो कहीं पे जॉब की थी, उन्होंने बदले में क्रिप्टो दे दिया, तो हम तो सैलरी हेड में डालेंगे इसको। सर आंसर इज नो, आपको क्रिप्टो मिला है उसको क्रिप्टो के हेड में ही दिखाना पड़ेगा। आपने किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, उसने पेमेंट आपको क्रिप्टो में कर दी, तो भैया क्रिप्टो में ही दिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी की सेल्स में आपकी नहीं दिखाऊंगा, वो बिजनेस इनकम में नहीं जाएगा। क्योंकि बिजनेस इनकम में जाते ही साथ आप उसकी खर्चे दिखा के प्रॉफिट कम करने की सोचेंगे, लेकिन क्रिप्टो के अंदर कोई भी खर्चा दिखाना अलाउड नहीं है, सिर्फ सेल्स माइनस परचेज। अब आप कहते हो कि सर मैं तो टेक्नोलॉजी फील्ड से सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्टिंग लगी। सर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपने सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्टिंग बोली है, ना कि आपने क्रिप्टो को रिसीव करने की कॉस्टिंग बोली है, और वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। देयर इज़ नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बोला है क्रिप्टो के सेक्शंस में वो यही बोला है एक्चुअल परचेज कॉस्ट, जिसके लिए आपने पैसा आउटफ्लो किया हो, जो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने TDS भी नहीं काटा होगा उस परचेज के लिए। तो बेटर यही है, अगर आप INR के अंदर या ग्लोबल अगर पेमेंट आ रही है, USDT की रेमिटेंस आ रही है, तो आप बैंक अकाउंट में लो, बैंक अकाउंट में लो, 30% बेस्ट है। बेस्ट है, अपना मौज लो। और अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर की पेमेंट आ रही है तो मेरी तरफ से सजेशन ये होगी, आप US डॉलर में दिखा के अपने बैंक के खाते में प्रॉपर पेमेंट लो। डोंट गो फॉर क्रिप्टो। जब आपने टैक्स देना ही है 30% फ्लैट, तो यार अपनी सॉफ्टवेयर की फीस दिखा के हमारी इंडिया की कंट्री के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी तो बढ़ाओ ना, ये भी आप ही की ड्यूटी है। क्योंकि अगर श्रीलंका पाकिस्तान का हाल ऐसा हो सकता है तो हमारे देश का हाल करने वाले भी हम ही होंगे। तो याद रखिए, आपका देश आपसे है, हमारा देश हमसे है। जो हम कर रहे हैं वही हमारा देश आगे जाके करेगा। और आप चाहते हो कि आपका देश आगे बढ़े और दुनिया में अपना नाम बनाए, तो भैया हमें भी कुछ करना पड़ेगा, योगदान देना जरूरी है। यस, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। जय हिंद दोस्तों।